So, hello Pranshul, how are you? I'm fine, sir. How are you? I am also fine. पहली चीज तो ये जानना चाहेंगे कि आपका पेपर कब रहा, दैट मीन्स योर शिफ्ट क्या रहा एंड आपके कितने लगभग मार्क्स बन रहे थे। सर मेरा 27 जुलाई को पेपर था शिफ्ट 1 में और मेरे रॉ मार्क्स 94 थे आउट ऑफ 120। तो शिफ्ट वन था, राइट? जी सर। तो शिफ्ट वन का कट ऑफ वैसे काफी कम गया एंड और काफी कम नंबर यानी कि 94 पे ही सिलेक्शन हुआ, क्योंकि पेपर का थोड़ा सा लेवल टाइट था पहला शिफ्ट का वैसे भी। सेकेंड थिंग ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें ये बताएं कि हमसे आपकी कैसे मुलाकात हुई एंड हाउ वी गॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। किस टाइम पे हम लोग का बॉन्ड बढ़िया बना, यानी कैरियर वेव से आप कैसे जुड़े थे? सर बात यह है 2020 में जब एटीसी का रिक्रूटमेंट आया था तो मुझे थोड़ी क्लासेस की ज़रूरत थी फिजिक्स वगैरह को लेके, क्योंकि फिजिक्स इसमें 11वीं 12वीं की आती है। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब में खोजा था तो आपका चैनल मेरी नज़र में आया, तो वहाँ पे मुझे लगा कि आपका पढ़ाने का तरीका या बहुत कूल रह के आप पढ़ाते हैं। तो हम्म, ये सब मुझे अच्छा लगा। फिर आपकी ऑप्टिक्स वगैरह की मैंने क्लासेस देखी। हम्म, तो फिर उसके बाद से मतलब एटीसी का उस टाइम मेरा हो नहीं सका था। फिर इस बार भी मैंने आपकी क्लासेस देखी और हम्म। चाहे वो मोटिवेशनल क्लास हो या रेगुलर क्लास हो, तो उसमें मतलब अच्छा लगता था, मोटिवेशन मिलती थी। तो थैंक यू सो मच। फिर वहीं से सर कनेक्टेड हूँ। फिर उसके बाद डीवीवी के टाइम भी आपसे बात बात हुई थी, तब से लेके तो आज तक। हम लोग एक लंबे समय से कनेक्टेड रहे हैं। जी सर। सेकंड थिंग आपको ये बताना है कि एआई एटीसी में जैसे आप बता रहे थे कि लंबे समय से आप जुड़े रहे, मतलब इसके पिछले वाला भी आपने एग्जाम दिया था, तो क्या रीजन रहा था कि आप एआई के लिए ज्यादा डेडिकेटेड थे, खास करके एटीसी जॉब के लिए क्यों इतने ज्यादा डेडिकेटेड रहे? सर एटीसी की जॉब का थोड़ा अलग टाइप की जॉब है, एक तो यूनिक जॉब है। और जब भी किसी को बताओ इसके बारे में तो उनको लगता है कि बहुत रेपुटेबल जॉब में है। बिल्कुल है भी। और बहुत प्रोफेशनल जॉब भी है। अपार्ट फ्रॉम जैसे अदर सरकारी का वो स्टीरियोटाइपिक बना रहता है, वैसा यहाँ पे वर्क कल्चर नहीं है। हम्म, और ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं ऐसे एविएशन सेक्टर में। और इंटरेस्ट भी है थोड़ा, यही है। बिल्कुल सही बात। अगर वैसे देखें एज पर माय ओपिनियन, हमें लगता है कि यूपीएससी को अगर छोड़ दें, जैसे पावर की बात अगर छोड़ दें, तो रेपुटेशन भी बहुत बढ़िया है, जी हाई सर। पेइंग जॉब भी है, सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी रहता है और एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ स्टैंडर्ड भी बहुत बढ़िया बन पाता है इसमें कि आप एयरपोर्ट पे जॉब कर रहे होते हैं, हाई फाई जी क्लास वाले सर। लोग आपके आसपास रहते हैं, सो यू आर डायरेक्टली इन टच विद द पायलट्स। तो उनके लिए भी आप एक सीनियर पोस्ट पे उनके रेस्पेक्ट में रह रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई। बिल्कुल। नेक्स्ट थिंग ये है कि इसके पहले आपने कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी और कोई एग्जाम दिया या डायरेक्टली बस यही रहा? नहीं सर, मेरा 2017 का मैं ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वीआईटी चलिए, वेल्लोर से मैंने किया है। अरे वाह। तो हाँ, तो वहाँ पे मतलब मेरी एमएनसी में जॉब लगी थी, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब का मेरा था इंटरेस्ट, तो उसको ऑफर डिक्लाइन करके गवर्नमेंट पे में हम्म, स्टेप किया मैंने। और तब से हम्म, फिर मैंने गेट दिया। सबसे पहले कोचिंग ली थी दिल्ली में। गेट दिया तो हम्म, उसमें मेरी 950 के अराउंड रैंक आई थी। हम्म, तो उसके बाद फिर 2 साल मैंने और गेट को दिया, सोचा मतलब इस सोच में कि रैंक अंडर 100 लाई जाए, बट वो हो नहीं सका। फिर उसके बाद हम्म, मैं सीजीएल की तैयारी करने लगा। और हम्म, फिर उसमें क्या है कि मेरा नॉन टेक्निकल बेटर होता गया सीजीएल की तैयारी में। हम्म, और फिर एटीसी का पेपर मैंने सर 18 में भी दिया था जब आया था रिक्रूटमेंट। तब हम्म। मेरे 84 मार्क्स आए थे। नॉर्मलाइज कितने थे नहीं मालूम, बट 84 मार्क्स आए थे और फाइनल सिलेक्शन 90 पे हुआ था। तो 89 पॉइंट समथिंग पे हुआ था। जी जी, 90 के अराउंड था। तो तब मुझे लगा कि मैं ये पेपर निकाल सकता हूँ सिलेबस को देखते हुए भी, और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नंबर से मिस नहीं हुई थी। तो फिर मैंने हम्म, 21 में दिया। तो 21 में मैंने जो भी पढ़ा वो आ नहीं सका, मतलब मैकेनिक्स ज़्यादा आ गई पेपर में, तो मैकेनिक्स में छू के नहीं गया था बिल्कुल। तो वो उस वजह से वो पेपर निकल नहीं सका। फिर इस बार का मैंने दिया, तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मतलब मैं 27 अभी हुआ हूँ। तो हम्म। इस बार बस था कि निकालना ही है कैसे भी करके। तो लकीली इस बार इलेक्ट्रिकल में आ गया पेपर, तो इस बार निकल गया आसानी से। इलेक्ट्रिकल का वेटेज भी इस बार बहुत ज्यादा रहा है, अगर आप तीनों शिफ्ट का बिल्कुल। मिलाइए तो लगभग हमको लगता है 26 के अराउंड में क्वेश्चंस थे तीनों शिफ्ट के मिला करके। अच्छा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट बहुत ज्यादा इस बार था।
और आप उसी डिपार्टमेंट से, ब्रांच से भी रहे हैं। जी टाइम कम मिलने के बाद भी आपके लिए तो कंपटीशन बिल्कुल कम रहा, मतलब लकीली आपका सब कुछ हाँ रहा बेटर, और आपने बढ़िया मेहनत भी उसके लिए की, तो हर चीज का जी समय सर। संयोग था, इस बार आपका था कि इस बार निकलना है वैसे भी। हम्म। ओके, नेक्स्ट थिंग ये है कि जैसे पिछली बार भी एग्जाम बहुत हरीडली, मतलब बहुत ही अचानक से हो गया था, डेट अनाउंस हो गया था, कम समय रहा है, तो आपने कितने घंटे और कैसे करके मैनेज किया था टाइम शेड्यूल? यानी कि अभी का जो सबसे ज्यादा इंटेंसिव या ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो यही है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए कम टाइम पीरियड के लिए। सर सही बात है आपकी, दिन तो बहुत कम थे, शायद महीना ही मिला होगा, इससे ज्यादा तो नहीं था। और हम्म, सर मेरा ये था कि मैं अराउंड 10 से 11 घंटे देता था, क्योंकि जैसा मैंने बताया इस पेपर के प्रति मुझे लगता था कि मैं निकाल सकता हूँ, और मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी था। तो हम्म, मुझे मैंने सोचा कि, और उस टाइम कोई पेपर था नहीं आसपास, तो मेरे को लगा कि मैं इसी में सारा टाइम दे देता हूँ। तो हम्म, मैंने अराउंड, क्योंकि दिन कम थे, अराउंड मेरी 15 डेज की स्टडी रही थी, लेकिन वो रिगरस थी, मतलब 10-11 हम्म, घंटे मैं देता था। हाँ, हाँ। तो वही है सर। वैसे काफी अच्छा बढ़िया रिजल्ट रहा। खैर, देखिए दो पार्ट इसके रहे हैं, एक टेक का पार्ट है और दूसरा एक नॉन टेक्निकल का पार्ट है। सो टेक्निकल में तो समझ में आता है कि फिजिक्स है, ये मैथ से बात खत्म हो गई। लेकिन जब नॉन टेक की बात करेंगे तो उसमें इंग्लिश काफी वास्ट सिलेबस है, मैथमेटिक्स अगर देखें सीजीएल से ज्यादा इसमें चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स मतलब टॉपिक्स ज्यादा हैं। ऑल दो क्वेश्चन का लेवल कम है लेकिन टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। सेम गोज विद रीजनिंग ऑल्सो, और जीके तो पूछिए ही मत। 10 आएंगे, वो 10 कहाँ से आएंगे वो भी नहीं पता है। तो कैसे जी सर। मेंटेन आपने किया था, नॉन टेक को कैसे आपने मैनेज किया था? सर बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस में मैंने एक ऐसे यूट्यूब चैनल एक सब्सक्राइब किया हुआ था, मैं उसी की रेगुलर वीडियोस 10 मिनट की आती थी, तो वो मैं काफी लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मैं हम्म, वही देखता रहता था। मतलब मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि एक कोई भी एक सोर्स बना लें जीएस का, जीएस की जहां तक बात है, उस सोर्स को बस फॉलो करते रहें, ज्यादा सोर्सेज के पीछे ना भागें, फिर कंफ्यूजन होती है। हम्म, और जहां तक बात है एप्टीट्यूड और रीजनिंग की, तो मैं तो सीजीएल की कर रहा था, तो मेरा काफी हद तक तो स्ट्रांग ही था एप्टीट्यूड रीजनिंग। बट जहां तक बात है एक्स्ट्रा टॉपिक्स की, तो क्योंकि टाइम कम था तो मैंने मॉक का सहारा लिया था। तो मॉक में क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको आप फिर व्हेन यू फाइंड देम आउट आप उसको अलग से पढ़ भी सकते हैं। तो ये है। और बाकी इंग्लिश का तो सर मेरी मतलब ठीक ही रही है इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश में ज्यादा फोकस नहीं किया था। तो हम्म। इंग्लिश में तो आ ही गए थे नंबर, बस यही था सर। अच्छा, अच्छा। तो कुल मिला के ये है कि नॉन टेक्निकल में ज़्यादा फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस पे, और जिन पार्ट्स में दिक्कत है उनका अगर सेपरेटली वीडियो देख लें या उन पे थोड़ा बहुत सोल्यूशन वगैरह देख लें या कहीं से भी करके अरेंज करके, बाकी प्रैक्टिस ओरिएंटेड ज़्यादा होना चाहिए नॉन टेक के लिए। टेक्निकल जी का सर। सिलेबस भी वास्ट है, तो टेक्निकल में इसे कैसे, फिजिक्स वाला पार्ट कैसे कवर करें और मैथमेटिक्स वाला पार्ट कैसे कवर करें? दोनों चैलेंजिंग है, 10+2 लेवल काफ़ी है। सर अगर देखिए टाइम ज्यादा है आपके पास, महीना 2 महीना है, तो तब तो आप बड़े आराम से एनसीईआरटी का सहारा लीजिए, बेस्ट लेकिन है। टाइम भी तो नहीं है। हाँ, अगर टाइम की कमी है तो फिर तो सर मॉक ही है एक ऑप्शन, क्योंकि मॉक में ही आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रिवीजन कर हम्म, सकते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। हम्म, तो मैं ये कहूंगा कि मॉक ही दें, और जो भी आपको लगता है वीक टॉपिक्स है उनको एनसीईआरटी से पढ़ें, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, दोबारा मॉक दें, मॉक की तो कमी है नहीं। तो सही बात यही मैं सजेस्ट करूंगा, यही चीज मैथ्स में है। भी। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, मतलब बेसिकली जो बैचेस होते हैं उसमें बेसिकली क्या रहते हैं कि एकदम बेसिक वे में एक एक ई बुक्स रहते हैं 2 से 3 पेज के, ताकि चैप्टर उसमें कवर हो जाए, और प्लस चैप्टर का जो एनसीईआरटी समरी होता है वो भी कंसाइज करके वो पार्ट रहता है, और फिर उसी बेस्ड में लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास में रहते हैं जो मॉक में रहते हैं। बाकी 40 हम लोग डिस्कशन सामने कर लेते हैं, और 1 घंटे का कॉन्सेप्ट क्लास पूरे चैप्टर का रहता है, मतलब बड़ा कंसाइज स्ट्रेटजी हम लोग का भी रहता है वैसे। नेक्स्ट थिंग जी इज कि नेक्स्ट थिंग इज कि आपका जो रिजल्ट आया था वो कब आया था? जो एग्जाम का रिजल्ट था लगभग कितने दिन का गैप रहा टेस्ट में, एग्जाम में और रिजल्ट में? सर 27 जुलाई को पेपर था, और 18-19 सितंबर को आ गया था रिजल्ट। हाँ, और 18 सितंबर को हाँ। रिजल्ट आ गया था। और आपका हम्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो था वो हुआ था, तो उस पे क्या स्टेप्स रहे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जैसे क्या क्या चीजें रही हैं, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बताएंगे? हाँ जी सर। सर 17 अक्टूबर को मेरा डीवी था ऑन द फर्स्ट डे। तो हम्म, उसमें हम गए थे, तो मैं तो लोकल ही हूँ, तो मैं तो मेट्रो से ही चला गया था। तो हम लोग गए थे सफदरजंग, और वहां फिर हमें एक बिल्डिंग में ले जाया गया, वहां पे एक हॉल था, वहां पे सबको बिठाया, और एक बायोडाटा फॉर्म दिया था जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी थी स्टूडेंट के बारे हम्म, में। हम्म, और वो फॉर्म सबको भरना था। फिर उसके बाद बुलेटिन बोर्ड पे एक
सर्कुलर लगा था, उसमें ऑर्डर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किस ऑर्डर में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है, उनकी फोटोकॉपीज को अरेंज करना है, ये लिखा हुआ था। तो उसमें वो पूरा हम सब ने अरेंज किया, और वो अरेंजमेंट अलग था उससे जो हमें कॉल लेटर में दिया गया था, ये मैंने नोटिस किया था। कॉल लेटर में तो चेकलिस्ट जो दी गई थी उसमें कंटेंट दिए हुए थे और एक क्रम से दिया था, अरेंजमेंट का ऑर्डर उसमें कुछ विशेष था भी नहीं वैसे। और जब वहां हाँ, पे आप मतलब गए थे मैंने तो उसी ऑर्डर में अरेंज किया था जो अच्छा। कॉल लेटर में था, तो मुझे लगा वही ऑर्डर होगा, बट वो अलग था। तो वो टाइम देते हैं वो लोग सेट करने के लिए, फिर एक कॉन्फ्रेंस रूम था, वहां पे बारी बारी सबका डीवी हो रहा था, मतलब एक या दो हम्म, बच्चों को इकट्ठे बुला रहे थे वो लोग। तो फिर हम्म, वहां पे अराउंड 5 पैनलिस्ट थे। तो हम्म, वहां पे गए हम, वहां पे डॉक्यूमेंट्स की अच्छे से, मतलब वो लोग पूरा उसको परख रहे थे, हर एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखा जा रहा था, उसको रीवेरीफाई किया जा रहा था। हाँ, हाँ, और उसके बाद वो थोड़ा टाइम टेकिंग था, मतलब हर बच्चे को अराउंड 10-15 मिनट्स तो लग रहे थे। तो उस चक्कर में थोड़ा ओवरऑल, क्योंकि हमारा पहला बैच था, तो थोड़ा डिले भी आने लगा था। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका हो गया तो वॉइस टेस्ट के लिए अलग बिल्डिंग में ले जाया गया। और वॉइस टेस्ट भी होने से पहले एक फॉर्म दिया गया था हमें, उसमें वॉइस को लेकर था वो फॉर्म, उसमें बेसिक चीजें पूछी थी, जैसे आप एक दिन में कितना घंटा बात करते हैं, कितना घंटा, मतलब कितनी लाउड आप गा सकते हैं, और बहुत ही बेसिक सवाल थे। तो ये सब था। और फिर वॉइस टेस्ट होने से पहले हमारा साइको एक्टिव कर दिया गया था, क्योंकि थोड़ा सा डिले आ गया था, सेकंड बैच को भी आना था, तो जल्दी प्रोसेस करने के लिए पहले साइको एक्टिव किया। उसमें फिर हमें वो सैंपल वगैरह देना होता है, वो सब थोड़ी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो वो कर दिया। फिर उसके बाद हमें बैठा दिया और वॉइस टेस्ट बारी बारी सबका हो रहा था। तो सेकंड फ्लोर में, उस बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर में एक रूम था बड़ा, वहां पे 3 पैनलिस्ट बैठे थे। तो जब मेरी टर्न आई तो मैं गया, फिर टेबल कुर्सी लगी थी और मुंह पे आपके बिल्कुल माइक सेट होता है। ठीक है, तो माइक सेट होता है और जो भी आप बोल रहे हैं तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, एक मशीन में रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन लिया गया कि क्या नाम है, कहाँ से हो, क्या करते हो, ये सब जो भी इंट्रोडक्शन था वो लिया। फिर मेरा इंट्रोडक्शन होने के बाद जो बाकी 2 पैनलिस्ट थे उनको, जो भी सर थे, उन्होंने इशारा कर दिया कि अब आप इसका वॉइस टेस्ट ले सकते हैं। तो फिर वॉइस टेस्ट में उन्होंने एक पैराग्राफ दिया था, और वो 3-4 लाइन का पैराग्राफ था, बेसिक पैराग्राफ था बहुत। और उसको हमें बिना हकलाए हुए वो रीड करना था, बस स्टैमर नहीं करना, बाकी आप कैसे रीड कर रहे हैं, आपका वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वे ऑफ स्पीकिंग क्या है, इट डजंट मैटर। तो आपको बस रीड करना है उसको अच्छे से, बिना हकलाए। तो वो हो गया था। फिर उसके बाद जो मैम थी उन्होंने मुझे बोला कि आप एक जोर की सांस लें, और उसके बाद आपको आ की आवाज निकालनी है, कम से कम 15 या 20 सेकंड। तो वो भी हो गया था, इजीली हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा चेक वेक किया कि सब रिकॉर्ड हो गया अच्छे से, फिर मुझे जाने का इशारा कर दिया कि आप जा सकते हैं। फिर सर खत्म हो गया था प्रोसेस पूरा। उसका चले आया। फिर उसके लगभग कितने दिन बाद आपका जो है फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी वो कितने दिन बाद लगभग आई थी? 17 अक्टूबर को डीवी था और 28 नवंबर को फाइनल लिस्ट आ आ गई गया। थी। तो लगभग हमने सारे टॉपिक जो भी थे हमारे पास में लगभग सारे बारी बारी से हमने आपसे पूछ लिया है। एक चीज और जो डाउट में है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स को रिलेशन में है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो ओरिजिनल को ही बस देखा जाता है या उसका डिजी लॉकर वर्जन या कुछ क्यूआर कोड वगैरह ये सब भी देख रहे हैं इस बार? डिजी लॉकर का सर, जहां जब मेरा हुआ था तो ऐसा कोई सीन तो नहीं था, ओरिजिनल ही लाए थे, ज्यादातर बच्चे ओरिजिनल लाए थे। वैसे ओरिजिनल ही डिजी लोग लॉकर, करेंगे। हाँ, डिजी लॉकर शायद एक्सेप्ट हो जाता है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट आई थिंक हो जाना चाहिए। और ओरिजिनल तो सर बिल्कुल, ओरिजिनल तो वो देखेंगे आपका। मेरा ही ओरिजिनल उन्होंने 2 से 3 बार चेक किया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आई, बट चेक तो कर रहे थे वो।